तो नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र और घरेलू विद्युत परिपथ ये तीन मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या होता है, उससे पहले मैं एक वैज्ञानिक की स्टोरी जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी औपचारिक शिक्षा इतनी ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से मैट्रिक वगैरह तक पहुँचे होंगे ये। इन्होंने जब ये स्टडी किया कि जब किसी चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो उन्होंने दिमाग में सोचा कि नेचर लव्स सिमेट्री, कि जब एक चलती हुई विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकती है, तो कहता है कि रिवर्स भी हो सकता है, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्या पैदा कर सकता है, विद्युत धारा पैदा कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक तार की कुंडली बनाई और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो विद्युत धारा को डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ पर विद्युत धारा है या नहीं। फिर इसके पास क्या किया, एक चुंबक लेकर के आए जोर से, ठीक, यानी इसके पास एक चुंबक भगा करके लेके आए। जैसे ही चुंबक इसके शक्तिशाली चुंबक थी कि जैसे ही चुंबक इसके पास लेकर के आए, गैल्वेनोमीटर की सुई जो है इस तरह से बीच में होती है, जीरो पर होती है। तो जैसे ही चुंबक लेकर के आए तो इसमें एकदम से विक्षेप हुआ, यानी इसमें सुई में एकदम से डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन ये शो करता है, विक्षेप ये शो करता है कि कुंडली में विद्युत धारा पैदा हो गई है। ठीक, जैसे चुंबक रुकी, विद्युत धारा सुई वापस जीरो पर, यानी विद्युत धारा पैदा नहीं हुई। फिर वापस जब चुंबक को लेके गए तो इसका विक्षेप जो विपरीत दिशा में हुआ। ठीक, तो जब तक चुंबक गति करती रही, इसके अंदर विद्युत धारा, कुंडली में विद्युत धारा जो है वो पैदा होती रही। ठीक, तो यहां से माइकल फैराडे ने बताया कि जब किसी कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर आपेक्षिक गति है तो, या फिर हम ये कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है, तो कुंडली में क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक, और यही घटना जो है क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। कि जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, चाहे तो कुंडली को गति करवा लो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र को गति करवा लो, एक चीज होनी चाहिए, अथवा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आप एक तरीके से और भी चेंज कर सकते हो। कि जैसे मान लीजिए एक कुंडली आपने यहाँ ले ली, इसके साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, इस कुंडली में तो कोई परिवर्तन नहीं, इसके साथ ही एक दूसरी कुंडली और लगा दो, इसके साथ एक बैटरी लगा दी, एक की लगा दी। ठीक, तो देखिए कि जैसे हम इसकी की ऑन करते हैं, इसमें करंट पैदा होगा। करंट पैदा होगा तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। पहले चुंबकीय क्षेत्र क्या था, जीरो था, जीरो से मैक्सिमम पहुंचेगा। तो जब इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है तो वो ये दोनों क्योंकि नजदीक नजदीक रखी हुई है, इसके साथ ही चुंबकीय क्षेत्र चेंज होएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो यहाँ पर क्या पैदा होगी, विद्युत धारा पैदा होगी। इसी तरह से जब इसको ऑफ करते हैं तो मैक्सिमम टू जीरो आएगा, फिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया, फिर विपरीत दिशा में विद्युत धारा पैदा हो जाएगी। ठीक, तो ये दो तरीके हैं, दो प्रयोग हैं जिसकी सहायता से हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दिखा सकते हैं। ठीक, एक में तो हम क्या करते हैं कि कुंडली के साथ चुंबक को घुमाते हैं, और दूसरे में चुंबक का काम क्या करता है, एक दूसरी कुंडली करती है जिसके साथ बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक, क्योंकि चुंबक का काम भी क्या है, चुंबक को जब हम चलाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है। इसको यहाँ पर ऑन ऑफ करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र
परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको प्रयोग नंबर 1 और इसको प्रयोग नंबर 2 का मैंने नाम दिया है। तो जो ऊपर वाली परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, वो इस प्रयोग पर आधारित है कि जब कोई चालक तार की कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है अथवा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। और दूसरा जो इस पर आधारित है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। वैसे तो अगर हम 12th क्लास की फिजिक्स की बात करें तो इसे म्यूचुअल इंडक्शन का नाम दिया हुआ है, लेकिन इतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको सिंपली कंसेप्ट को यही समझें जो मैंने जितना समझाया है। तो जो पहला प्रयोग है वो देखिए कि यहाँ पर हमने एक अनेक फेरों वाली कुंडली ली है। इसको चित्र के अनुसार हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया। अब एक प्रबल चुंबक जो है इसके ध्रुव B की ओर हम लेकर के आते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप होता है। क्षणिक विक्षेप का मतलब है कि जितनी देर तक ये चुंबक मोशन में रहती है, गति में रहती है, तब तक इसमें विक्षेप होता है। चुंबक की गति रुकते ही गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य हो जाता है। और जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव वापस लेकर के जाते हैं या दक्षिण ध्रुव इसकी तरफ लेके आते हैं तो विक्षेप जो है वो विपरीत दिशा में होता है। तो एक बार फिर देखिए कि पहले हम क्या लेके आए थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके आए थे तो विक्षेप मान लीजिए इस दिशा में था। ठीक, अब नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे तो विक्षेप विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव की गति की दिशा अगर हम बदल देते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुई में जो विक्षेप होता है उसकी दिशा भी बदल जाती है। इसका मतलब कि जो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हुई है उसकी जो दिशा है वो पहले से क्या हो गई है, विपरीत हो गई है। अब देखिए कि यहां से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तो यहाँ पर एक प्रेरित विभवांतर जो उत्पन्न होता है और ये प्रेरित विभवांतर क्या पैदा करता है कि प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए कि जैसे सेकंड प्रयोग मैंने पहले आपको समझा भी दिया, यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पर दो कुंडलियां हैं। एक कुंडली के साथ तो जो है पहले वाले प्रयोग की तरह से गैल्वेनोमीटर जुड़ा है, दूसरी कुंडली के साथ क्या है कि एक बैटरी और एक की जुड़ी हुई है। तो जैसे ही कुंडली 1 में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस दूसरी कुंडली के साथ जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा है उसमें एक क्षणिक विक्षेप, उसकी सुई में एक क्षणिक विक्षेप पैदा होता है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे यहाँ विद्युत धारा का कुंडली 1 में विद्युत धारा का परिवर्तन हुआ तो इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। जब इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो ये क्योंकि इसके नजदीक रखी हुई है तो इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा पैदा होगी और उसी की वजह से क्षणिक विक्षेप पैदा होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप इसको ऑफ करते हो तो भी क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र फिर चेंज होएगा और चुंबकीय क्षेत्र में फिर परिवर्तन होगा तो इसके साथ जो चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा हुआ, क्योंकि सेम ही चुंबकीय क्षेत्र जुड़ा हुआ तो इसका भी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो फिर यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा पैदा होगी, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में, इससे विपरीत दिशा में पैदा होगी। तो ये कहता है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करने के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक, पहले हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था किसके लिए कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर हमने कोई चालक रखा हुआ है
और चालक में से विद्युत धारा गुजर रही है, तो इस पर जो बल लगता है, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगता है, या चालक की गति गति की दिशा पता करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो बल या गति के लिए लेफ्ट हैंड रूल किसकी? चालक की। और राइट हैंड रूल कहाँ लगाएंगे? धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो राइट हैंड रूल समझिए क्या है। देखिए, राइट हैंड रूल या दक्षिण हस्त नियम के अनुसार अपनी जो ये उंगली, इसका क्या नाम देते हैं? तर्जनी। ये वाली उंगली क्या है? मध्यमा। और ये अंगूठा। तो इन तीनों को एक दूसरे से क्या रखना है? लंबवत रखना है भाई। जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण है। अब इस अंगूठे और उंगली के बीच में भी कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो तीनों परस्पर क्या रखने? लंबवत रखने हैं। तो तर्जनी है वो लेफ्ट हैंड रूल की तरह से ही किस में रहेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगी। अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, ठीक। तो मध्यमा जो है वो क्या देगी? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा देगी। ओके, समझ आ गई बात कि तीनों चीज लगभग लेफ्ट हैंड रूल की तरह से ही है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि जो तर्जनी है वो चालक की दिशा इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा में थी, ये विद्युत धारा की दिशा में थी, तो ये चालक की गति या बल की दिशा देता था, ठीक। अब वहां क्योंकि हमें बल की दिशा ज्ञात करनी थी, तो इसलिए ये वाली बात सबसे लास्ट में कहते थे, ये दो बातें पहले कह देती थी। अब जो हमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करनी है, तो पहले इन दोनों के बारे में बता देंगे क्या क्या देगा, तो फिर ये क्या देगा ये बताना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दे, अंगूठा जो है वो चालक की गति की दिशा दे, तो जो मध्यमा है ये आपको क्या देगी? सेंट्रल फिंगर जो है वो आपको क्या देगी? चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा देगी। ओके, तो देखिए जो मैंने पढ़ाया वो यहाँ लिखा है कि इस नियम के अनुसार अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार लाइए कि तीनों एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाते हैं, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। ओके, तो आप यहाँ से इसका सिंपल सा चित्र आप ड्रा कर सकते हैं। देखिए, आपने ऐसे करके उंगली बनानी है और उंगली से इधर जो आपने अंगूठा बनाना है और उंगली को कंप्लीट कर दीजिए। फिर एक अगली उंगली ऐसे मध्यमा बना दीजिए, बाकी दो फोल्ड करके रखनी, उनको ऐसे कर दें और इस तरह से जो आप इसका हाथ करते हैं और ये जो फोल्ड की उंगलियां बना दें और ये इसका नाखून, ठीक। तो अब यहाँ पर इनकी दिशा बता दें कि ये चालक की गति की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वगैरह जो है आप इसका अंकित कर दें, ठीक है। आगे देखिए, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ रहा है। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक विद्युत मोटर है और एक विद्युत जनरेटर है, दोनों में से एक जो है हर हालत में एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद होती है और ये बड़े 5 अंकों के या 4 अंकों के क्वेश्चन में आता है। तो देखिए, हम यहाँ पे समझते हैं कि विद्युत जनित्र क्या होता है। विद्युत जनित्र एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या डायनमो कहते हैं। ओके, और इसका सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत या यह यंत्र जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो अभी हमने पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, ठीक। तो इसकी संरचना जो देखिए, संरचना में मोटर की तरह से इसके भाग हैं। पहला तो भाग है चुंबकीय क्षेत्र, लाइन भी वही जो आपने मोटर में लिखी थी वही यहाँ लिखनी है कि विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक का प्रयोग चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न करने के लिए करते हैं।
अब ये बात अलग है कि जो बड़े जनित्र होते हैं, बड़े जनरेटर होते हैं, उनमें जो है यहाँ शक्तिशाली स्थायी चुंबक की जगह पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है आर्मेचर या कुंडली। तो यहाँ पर आर्मेचर या कुंडली क्या होता है, एक नरम लोहे की रॉड पर तांबे की तार लपेट देते हैं, ठीक, जिससे एक कुंडली ABCD बनती है और उसे हम क्या कहेंगे, आर्मेचर कहेंगे। और आर्मेचर धुरी पर व्यवस्थित करते हैं। अभी मैं चित्र दिखाता हूँ आपको कि देखिए ये तो दोनों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए चुंबक है, स्थायी चुंबक है, और ये ABCD एक आर्मेचर है जो इस स्थायी चुंबक के बिल्कुल बीच में फिक्स की हुई होती है। तो आगे आता वल्ले, R1 और R2, दो वल्ले हैं, दो रिंग है जो आर्मेचर के साथ ही घूमते रहते हैं, इसके साथ क्योंकि जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा B1 और B2 दो ब्रश हैं, कार्बन के ब्रश हैं, जो ये आर्मेचर में जो विद्युत धारा प्रेरित होगी उसको आगे सर्किट तक पहुंचाएंगे, बाहरी परिपथ तक भेजेंगे, ठीक है। अब इसकी कार्यविधि को समझिए कि कार्यविधि में पहले तो जो कुंडली है ABCD, इसको दक्षिणवर्ती घुमाया जाता है। दक्षिणवर्ती मतलब क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा, जिस तरफ घड़ी की दिशा है उधर इसको हम घुमाते हैं। तो अगर ये कुंडली घूमेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनको काटेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो ऐसे है, ठीक। आप इस स्केल को एक बार क्या माने, ABCD एक कुंडली माने, इतनी इतनी स्केल को। अब जैसे इसको घुमाएंगे तो पहले देखिए विद्युत धारा, जो विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो इतने क्षेत्र को काटती है। फिर जैसे घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो ज्यादा एरिया को काटेगी, फिर और कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये आर्मेचर घूमेगा ABCD, इसके साथ जुड़ी हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो क्या होगा, इस आर्मेचर के अंदर विद्युत धारा प्रेरित होगी और वो विद्युत धारा जो है इस तरह से बाहर आ जाएगी। और जो विद्युत धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा हम राइट हैंड रूल से निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पर ये चीज मैंने जो आपको समझाई है वो लिखेंगे कि जब कुंडली ABCD को क्लॉकवाइज यानी दक्षिणवर्ती घुमाया जाता है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार भुजाओं AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है कि इधर से AB और इधर C से D की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और आधा घूमने के पश्चात ये धारा की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जो ये वाली भुजा है AB, इसमें B से A की तरफ हो जाएगी, CD में D से C की तरफ हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें विद्युत धारा जो पैदा होगी उसकी दिशा जो है लगातार एक फिक्स पीरियड के बाद बदलती रहेगी। और ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात बदलती रहे उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या AC कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक। और इस तरह का जो जनित्र जो AC पैदा करता है, प्रत्यावर्ती धारा पैदा करता है, उसको हम प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कहते हैं या AC जनित्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए कि यदि आपको AC के बजाय DC जनित्र बनाना हो तो क्या होगा कि जो ये वल्ले हैं R1 और R2 ये अलग अलग न लेकर के एक स्प्लिट वल्ले लेंगे। अब देखिए कि यदि आपको AC के बजाय DC जनित्र बनाना हो तो बस एक चेंज करना पड़ेगा कि R1 R2 दो अलग अलग वल्ले ले रखे हैं, इसकी बजाय एक वल्ले के दो हिस्से कर लेते हैं, यानी विभक्त वल्ले जैसे हमने मोटर में देखे थे इस तरह से विभक्त वल्ले यूज करेंगे। और विभक्त वल्ले यूज करने से क्या होता है कि जैसे ही ये कुंडली अपना आधा चक्र पूरा करती है वो वल्ले भी साथ के साथ चेंज हो जाएंगे और विद्युत धारा की दिशा जो है वो नहीं बदलेगी, एक ही दिशा में विद्युत धारा रहेगी। तो जब विद्युत धारा की दिशा नहीं बदलती तो ऐसी विद्युत धारा क्या कहलाती है, DC कहलाती है, डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहलाती है,
ठीक। तो दिष्ट धारा जनित्र पैदा करने के लिए R1 R2 दो अलग अलग वलय लेने के बजाय हम क्या लेते हैं, R1 R2 विभक्त वलय लेते हैं, यानी एक ही वलय के दो हिस्से कर देते हैं। ठीक, इसमें से एक को R1 और दूसरे को R2 का नाम देते हैं। तो अगर दिष्ट धारा जनित्र आ जाए तो ये R1 R2 की बजाय आपने जो है बाकी सारा कुछ सेम लिखना है और इसके साथ ये पैरा और जोड़ देना है कि दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में एक ब्रश सदैव उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है और दूसरा ब्रश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे इस प्रकार के जनित्र को हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा या डीसी जनित्र कहते हैं। अब आगे देखिए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच में अंतर क्या है, यानी डीसी और एसी करंट के बीच में अंतर क्या है। अब डीसी करंट में तो धारा हमेशा ही क्या रहती है, एक ही दिशा में रहती है, तो जबकि प्रत्यावर्ती धारा में जो है दिशा एक निश्चित काल अंतराल के पश्चात बदलती रहती है। और अगर हम भारत की बात करें तो जो है यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा जो पैदा करते हैं उसकी दिशा एक सेकंड में 100 बार बदल जाती है, यानी एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, यानी एक सेकंड में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दिशा हो जाती है। तो ये जो है पूरी एक वेव बनती है। अगर इसका हम ग्राफ खींचे तो एक सेकंड में ऐसी ऐसी 50 वेव्स बन जाएंगी, 50 सेट ऐसे बन जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा की भारत के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अब आइए बात करते हैं घरेलू विद्युत परिपथ व्यवस्था की, कि हमारे घरों में जो विद्युत परिपथ होता है वो कैसे होता है, या बिजली का जो सर्किट होता है वो किस तरह से व्यवस्थित होता है। तो ये आपको पता ही है कि जो मेन सप्लाई आती है वो कहाँ से आती है। ये जो विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारें जो लगी होती है, या तो धरती पर जो खंभे लगा करके इस खंभों के सहारे हम लेके आते हैं, या कई शहरों में जो है ये अंडरग्राउंड केबल्स के द्वारा भी आती है। तो ये मुख्य जो तार होते हैं उनको हम मैश कहते हैं। मैश से आगे जो है यहाँ पर देखिए कि जो विद्युत प्रदाय बोर्ड जो होता है, यानी बिजली बोर्ड जो होता है, वहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है, मेन फ्यूज इसको हम बोलते हैं। उसके बाद जो है हम पहले तो तारों के प्रकार की जानकारी मैं आपको दे दूं कि 3 तरह के तारों की जो फिटिंग है हमारे घरों में होती है। इनमें से एक तार जिस पर लाल कलर का आवरण चढ़ा होता है, ये विद्युन्नम्य तार कहलाता है, या इसको धनात्मक तार भी हम कह सकते हैं। दूसरा उदासीन तार। इसके अलावा एक तीसरी प्रकार की तार भी होती है जिसे भूसंपर्क तार कहते हैं। इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये देखिए कि दोनों जो तार हैं, विद्युन्नम्य तार और उदासीन तार, ये हमारा जो बिजली का मीटर होता है जिसको हम विद्युत मापी कहते हैं, उसके पास आती है। उसके बाद जो है एक वितरण बॉक्स लगा होता है, और इसमें जैसे हर एक मतलब एक तो मेन स्विच लगा होता है, यहाँ पर मुख्य स्विच लगा होता है, और कई सारे फ्यूज लगे होते हैं अलग अलग रूम में या अलग अलग जगह की सप्लाई के लिए अलग अलग टाइप के फ्यूज लगे होते हैं। अब यहाँ मेन जो चीज़ आपने देखनी है कि अगर मान लीजिए कोई भी अप्लायंसेस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पर ये एक बल्ब ही मान लीजिए, या फिर कोई और प्लग मान लीजिए, ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको। जो विद्युन्नम्य तार है एक तो ये जुड़ेगा, दूसरा यहाँ से अर्थ वायर, ये जो उदासीन तार है ये जुड़ेगा। ओके, इसी तरह से दूसरा, इसी तरह से तीसरा हम जोड़ सकते हैं। इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और समांतर क्रम में जोड़ने का फायदा क्या है, एक तो इनका अलग अलग आप स्विच लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ये बल्ब जलाना है तो इसको ऑन कर दो, सर्किट यहाँ से पूरा हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप ऑफ कर दोगे तो देखिए यहाँ से विद्युत धारा नहीं गुजरेगी, ऑफ रहेगा। इसी तरह से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, तो इसको भी ऑन ऑफ आप अलग अलग से कर सकते हो। तो समांतर क्रम में जोड़ने का एक तो ये फायदा है। दूसरा,
समांतर या पार्श्व क्रम में जो है विभवांतर समान रहता है, तो समान विभवांतर हम सभी को दे सकते हैं। इसलिए ये घरेलू विद्युत परिपथ में जो व्यवस्था होती है वो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में होती है। ठीक है। अब देखिए कि जो भूसंपर्क तार है इसका क्या काम है। ये देखिए, जैसे आपने प्लग में 3 पिन देखी होगी, तो तीसरी पिन के साथ इसको हम जोड़ते हैं। अब आखिर इसका कारण क्या है, क्यों जोड़ते हैं हम इसको, क्यों जरूरी है ये वास्तव में बहुत जरूरी तार है। लोग जो सामान्य रूप से फिटिंग करवाते हैं गांव वगैरह में, या मतलब जो लो कॉस्ट पे करवाते हैं, कम खर्चे पे करवाते हैं, वो ये तार जोड़ते ही नहीं है। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ मैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा अपनी लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक विद्युत प्रेस है, ठीक, इसके साथ ये 2 तारें जुड़ी हुई है। ओके। अब मान लीजिए कि विद्युन्नम्य तार है, ये कहीं से किसी वजह से कट फट गई और इसकी बॉडी को टच हो गई, प्रेस की बॉडी को टच हो गई, ठीक। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रेस को छू देता है, तो देखिए विद्युन्नम्य तार जो हाई पोटेंशियल पर होती है, ये प्रेस की बॉडी के साथ टच हुई। प्रेस की बॉडी को किसी आदमी ने हाथ लगा दिया और ये आदमी जमीन पर खड़ा है, तो ये पूरा का पूरा विद्युत धारा यहां से होती हुई इस आदमी की बॉडी के अंदर से पास होती हुई अर्थ में चली जाएगी, ठीक। और इस आदमी को एक शॉक लगेगा, करंट, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं करंट लगेगा, यानी एक बड़ा शॉक लगेगा, झटका लगेगा, जिससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके। अब देखिए, इस दुर्घटना से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी बॉडी से एक तार लेते हैं, ठीक, जिसको 3 पिन प्लग में ऊपर वाले यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक। और ये आगे जा करके कहाँ, जमीन के साथ अर्थ होता है। ये तार, जो तीसरा तार है, वो सिर्फ बॉडी के साथ जुड़ा होता है और कहीं नहीं जुड़ा होता है। अब देखिए, मान लीजिए कि अब ये विद्युन्नम्य तार कट हो गया, बॉडी के साथ टच भी हो गया। अब इस आदमी ने इसको हाथ भी लगाया है, तो अब देखिए विद्युत धारा जो है इस आदमी की बॉडी से होकर के नहीं जाएगी, बल्कि इसको एक आसान रास्ता मिल जाएगा। इस तार से होती हुई विद्युत धारा अर्थ हो जाएगी आगे जा करके, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा ही कम प्रतिरोध वाला रास्ता चुनना ज्यादा प्रेफर करती है। अगर इसमें से विद्युत धारा गुजरेगी तो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं गुजरेगी, ठीक, तो इसकी जान बच सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भूसंपर्क तार कितना जरूरी है। कि अब जो रास्ता पहले भूसंपर्क तार से पहले कहाँ बना था विद्युत धारा का, इस आदमी की बॉडी के थ्रू बना था, अब वो रास्ता जो है इस भूसंपर्क तार के थ्रू बन जाएगा और ये आदमी बच जाएगा, ठीक। तो ऐसा आपने कुछ नहीं लिखना भी गया है, जितना एग्जाम में लिखना मैं बता देता हूँ, बाकी आपको समझना था वो जरूरी था। ओके। अब देखिए, आपने जो एग्जाम में लिखना है वो आपने ये बताना है कि घरेलू परिपथ में जो मेन 3 तरह के तार होते हैं, विद्युन्नम्य तार या धनात्मक तार, उदासीन तार या न्यूट्रल तार, और भूसंपर्क तार। इसका चित्र हमने दिखा दिया है यहाँ पर, और चित्र में बता दो कि जितने भी साधित्र हैं, जितने भी अप्लायंसेस हैं, उनको हम कैसे संयोजित करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, ताकि हर एक का अपना ऑन ऑफ स्विच हो जाए, ताकि उनको इच्छा अनुसार विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके, ठीक। इसलिए उनको कैसे करते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। बस इतना लिख के आपने चित्र बनाना है। ओके। अब आगे आता है कि अधिभारण या ओवरलोडिंग क्या होती है। अब देखिए, अतिभारण या ओवरलोडिंग क्या होती है कि मान लीजिए कि हमारे पास घर में बिजली की सप्लाई आ रही है, और हर एक परिपथ की एक सीमा होती है कि इसमें से अधिकतम इतनी ही विद्युत धारा गुजरेगी, उससे ज़्यादा अगर आप गुजारोगे तो वो वायर्स की कैपेसिटी के आधार पे उसकी मतलब अधिकतम धारा हम फिक्स कर देते हैं। इससे ज़्यादा अगर विद्युत धारा गुजारोगे तो खतरनाक हो सकती है। कैसे हो सकती है वो बताता हूँ। तो देखिए कि यहाँ पर पहली बात आपने ये लिखनी है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली अधिकतम धारा का परिणाम क्या होता है, निश्चित होता है।
अगर ऐसे केस में आप एक अधिक शक्ति का उपकरण जोड़ देते हो, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा हीटर जोड़ दिया जिसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको ज़्यादा विद्युत धारा चाहिए। तो इस परिपथ में से एक बार तो विद्युत धारा बहुत ज़्यादा दौड़ेगी। अगर विद्युत धारा ज़्यादा दौड़ेगी तो जो ऊष्मा पैदा होती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसका फार्मूला क्या है, I स्क्वायर R इंटू टी। विद्युत धारा ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और ये तारों में आग लग सकती है। ठीक, तो देखिए इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। बचाव के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज क्या होता है कि एक ज़्यादा प्रतिरोध वाला और जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी जिसका गलनांक कम होता है, ऐसी तार होती है। गलनांक कम होता है बाकी तार के बजाय और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होने के बजाय तार के बजाय यहाँ पर ज़्यादा ऊष्मा पैदा होगी। ठीक, और इसका गलनांक भी कम है तो ये पहले गल जाएगा गर्म होकर के। अगर ये पहले गल जाएगा तो सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटेगा तो आगे विद्युत धारा नहीं बहेगी और हमारा परिपथ जो यूं का यूं बच जाएगा। ठीक, तो अति भारण से बचने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, फ्यूज का प्रयोग करना चाहिए। ओके, अब देखिए कि ओवरलोडिंग या अति भारण से एक मिलती जुलती दूसरी टर्म है, लेकिन हल्का सा अंतर इनमें देखिए। दूसरी टर्म आ रही लघु पतन। इसको समझिए क्या होता है कि यदि विद्युत धारा कम प्रतिरोध से होकर के प्रवाहित होकर के जाती है तो विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ना क्या कहलाता है, लघु पतन कहलाता है। ठीक, और लघु पतन होने से भी क्या हो सकता है, परिपथ में आग लग सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि जो विद्युन्नम्य तार है और उदासीन तार है, दोनों आपस में टच हो गए किसी वजह से, अगर टच हो गए तो प्रतिरोध तो बहुत कम हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अगर प्रतिरोध इतना कम होगा तो विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 0 तो नहीं होगा लेकिन बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर विद्युत धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इतनी विद्युत धारा क्या करेगी, हीट ही प्रोड्यूस करेगी, जिससे क्या है इसमें आग लग सकती है। अब लघु पतन का कारण क्या है, अति भारण भी इसका एक कारण है लघु पतन का, और प्रतिरोध शून्य होने के कारण है। उदासीन तार और विद्युन्नम्य तार आपस में मिलने के कारण हो सकता है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बढ़ने के कारण हो सकता है। एक सॉकेट में कई सारी तरह अगर एक साथ इकट्ठे लगा दें तो भी लघु पतन हो सकता है। ओके, अब लास्ट है भू संपर्क तार, जो ग्रीन वायर मैंने आपको बताया था। अभी प्रेस का एग्जाम्पल दे करके मैंने समझाया था कि किस तरह से हम इस तीसरे तार का प्रयोग करके बच सकते हैं। तो ये कहता है किसी भी विद्युत उपकरण के लिए 2 तारों की आवश्यकता होती है। पहली जिसमें से विद्युत धारा गुजरती, दूसरी उदासीन तार होती है। अब कहता है कि अधिक ऊष्मा उत्पत्ति या टूट फूट के कारण कभी कभी जो धारा युक्त तार जो होता है, विद्युन्नम्य तार जो होता है, वो सीधा उपकरण के संपर्क में आ जाता है। ठीक, यही मैंने समझाया था आपको कि जो विद्युन्नम्य तार है, ये तो मान लीजिए कि लाइव वायर विद्युन्नम्य तार है, ये न्यूट्रल है, तो ये कई बार ऊष्मा ज्यादा पैदा हो जाए या कटा फटा हो तो इसके संपर्क में आ जाएगा, जिसे छूने से शॉक लग सकता है। शॉक से बचने के लिए इस उपकरण का धात्विक भाग जो ऊपर का जो मेटेलिक कवर जो है, ये हम क्या करते हैं, एक जो हमारे घर में प्लग लगी होती है इसके तीसरे के साथ इसको जोड़ देते हैं और ये आगे कहीं बाहर जाकर के अर्थ होता है। ठीक, उपकरण को 3 तार द्वारा 3 पिन वाले प्लग से जोड़ दिया जाता है। इसे धरती में गहराई में दबाई गई तार से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब लघु पतन के समय विद्युत धारा उपकरण से सीधी धरती में चली जाती है। ये यहाँ से सीधी धरती में चली जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति शॉक से बच जाता है। ओके, अब इस चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर का था, मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दिया था।
एक बच्चे का कमेंट आया था सर कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि ये एनसीईआरटी बुक के 259 नंबर पेज पर है, और ये प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ मैं कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन की एंट्री होती है तो इसमें इसका क्या बदलेगा, द्रव्यमान बदलेगा या चाल बदलेगी, वेग बदलेगा या संवेग बदलेगा। देखिए द्रव्यमान तो इसका चेंज होगा नहीं। अब वास्तव में होता क्या है इसके साथ कि जब प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में एंट्री करता है तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देता है, एक वृत्ताकार पथ में घूमेगा समान चाल से। तो देखिए समान चाल से घूमेगा, चाल भी समान है। इसने पूछा क्या बदलेगा क्या। अब देखिए चाल के साथ अगर दिशा जोड़ दे तो वेग बन जाता है, लेकिन दिशा तो लगातार बदलती जा रही है, गोल घूमेगा तो दिशा तो बदलेगी। जब दिशा बदले इसका मतलब वेग बदलेगा, और संवेग और वेग आपस में रिलेटेड होते हैं तो संवेग भी बदलेगा। ठीक, क्योंकि संवेग जब द्रव्यमान गुणा में वेग होता है, जब वेग बदलेगा तो संवेग तो अपने आप ही बदलेगा। तो ये दो ऑप्शन इसके आंसर आ जाएंगे, वेग और संवेग। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।